इन इकोनॉमिक्स व्हाट डज द कैपिटल अर्न एज इनकम? ठीक है, वेजेस तो नहीं होंगे, वेजेस लेबर कमाता है, रेंट रेंट भी नहीं होगा, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का हो गया है ना, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट आंसर है। ठीक है, दूसरा आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड? सब्स्टिट्यूट गुड होते क्या है? जो एक की जगह पे इस्तेमाल हो, है ना। तो यहाँ पे जो कोक और कॉफी है ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोक ठंडे में आता है, कॉफी गर्म में आता है। दूसरा पेंसिल इरेजर, ये क्या है? ये भी सब्स्टिट्यूट, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। टी शुगर, ये भी नहीं है। ये है एप्पल आईफोन एंड सैमसंग स्मार्टफोन। क्यों है ये? क्योंकि आप देखो तो मार्केट में कंपटीशन है इनके बीच में, और कंपटीशन इनके बीच में वो सब्स्टिट्यूट में आ जाता है। ठीक, तो डी वाला हो गया सर। एसर्शन दिया हुआ थर्ड में, मिस्टर गुप्ता अर्न्स अ फिक्स्ड इनकम एवरी मंथ बट ही टेंड्स टू गेट एडवर्सली अफेक्टेड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। कह रहे हैं कि ये क्या कमाते हैं? फिक्स्ड इनकम अर्नर है, और इन्फ्लेशन के समय ये अफेक्ट होते हैं। ऐसा होता है? पता था? जो फिक्स्ड इनकम अर्नर है, सैलरी वाले लोग, वो इन्फ्लेशन के समय क्या होते हैं? एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ नहीं रही होती, चीजें क्या हो रही हैं? महंगी होती जा रही है। ठीक है ना, तो रीजन यही दिया हुआ है, prices of goods and service and cost of living does not rise in the same proportion as income during inflation। तो बात दोनों सही है। ठीक है, तो assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? assertion का। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या है? ए। both A and R are true and R is the correct explanation of A। दूसरा, Amit buy 1 kg of mango at 120 per kg, other things being constant, when the price of mango falls to 90 he buys 2 kg of mango। Amit's choice in the given situation shows which concept? देखो 120 रुपए था, 1 किलो खरीद रहा था, रेट गिर के 90 हो गए, 2 किलो खरीदने लगा। क्या दिखा रहा है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड इंक्रीज आई है, रेट गिरा है, डिमांड। पहला वाला देखो डिमांड शेड्यूल, ये तो नहीं है, तो टेबल होता है, डिमांड शेड्यूल थोड़ी है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डिमांड घटी नहीं है, 2 kg हो गई है, तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक, फिफ्थ पे आ जाता है, रेट ऑफ टैक्स विच इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल टैक्स पेयर इज टर्म्ड एज। सबके लिए एक क्या चलता है? देखो प्रोग्रेसिव तो बढ़ रहा है, ये तो नहीं है। प्रोपोर्शनल, एक रेट क्या चल रहा है? प्रोपोर्शनल, बी आंसर है। रिग्रेसिव, डायरेक्ट, दोनों नहीं। सिक्स पे आ जाओ, विच फैक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन थ्रू इनोवेशन? इनोवेशन किसकी क्वालिटी होती है? एंटरप्रेन्योर की। बी आंसर है एंटरप्रेन्योर। लेबर भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, लैंड ओनर भी नहीं है। सेवेंथ पे आ जाओ, स्टेटमेंट 1 करके दिया है, लिखा था प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज टू एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या है ऐसा? सेकेंडरी फंक्शन है, प्राइमरी नहीं है ये। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गई। 2 वाली देखो, मनी हेल्प्स इन मॉनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ कम्युनिटी। कह रहे हैं मार्केट में जो कम्युनिटीज बिक रही है वो किसके टर्म में एक्सप्रेस होती है? मनी के टर्म्स में। ये तो ट्रू है, तो ए वाली फॉल्स है, बी वाली ट्रू है, मतलब स्टेटमेंट 2 ट्रू है। डी आंसर है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज, सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। हाँ, डी। BIS स्टैंड्स फॉर, बी आंसर है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखो स्टेट्स तो है नहीं, ये एक मार्क है ना, तो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए था ये, ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन में, तो ये बी वाला आंसर है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दूसरा देखो, स्टडी द टेबल एंड एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। देखो प्राइस बढ़ता जा रहा है, सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, कैसा रिलेशन है इनके बीच? पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन, है ना, तो ए वाला है पॉजिटिव। नेगेटिव तो नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्ट मतलब उल्टे चल रहे हो, उल्टे नहीं चल रहे। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल भी नहीं है, ए पॉजिटिव। 10th वाले पे आ जाओ, विच मार्केट स्ट्रक्चर हैज द लीस्ट नंबर ऑफ सेलर? सबसे कम सेलर किसमें होते हैं? ओलिगोपोली में होते हैं, मोनोपोली में एक होता है, मोनोपोली लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो बी दिया है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में तो ज्यादा फर्म्स होती हैं, बी वाला कैंसिल हो गया। मोनोपसोनी दिया है, मोनोपसोनी में क्या होता है? सिंगल बायर होता है, सेलर बहुत से होते हैं, तो ये भी वाला हमारा कट गया। डी दिया परफेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत सेलर होते हैं, तो ओलिगोपोली है, फ्यू बिग फर्म्स, ए। ठीक है, 11th पे आ जाओ, डायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं? तो रिग्रेसिव तो नहीं है, फॉल्स। अगर इस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया होता ये ट्रू हो जाता, है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट रिग्रेसिव, तो ये फॉल्स है। 12 तो देखो दिया है सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट। बुक में भी था आपके कैपिटल फॉर्मेशन, बिना ऑप्शन के बता दोगे, कैपिटल फॉर्मेशन, ए। 13th देखो, राधिका कैन नॉट पोस्टपोन हर डिमांड फॉर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, सीजन बट एट द सेम टाइम कैन पोस्टपोन हर डिमांड फॉर कार। कह रहे हैं विंटर के समय वुलन क्लोथ्स की डिमांड आगे नहीं बढ़ पा रही, पोस्टपोन नहीं हो रही, खरीदना पड़ रहा है। कार की डिमांड पोस्टपोन हो सकती है, बाद में खरीद लेंगे। ठीक, दिस इज बिकॉज हर डिमांड फॉर वुलन क्लोथ इज, क्या होगी? कल बताया था, इन इलास्टिक। जो पोस्टपोन नहीं हो रहा ना, जो पोस्टपोन नहीं हो रहा उसकी डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक होती है।
इलास्टिक तब होती है कार की बोल दी होती है। अभी ये कार का पूछा इलास्टिक हो जाता, वूलन क्लोथ का पूछ लिया। देखो 14th दिया हुआ है, लिखा है स्टडी द रिलेशनशिप इन द फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेकंड पेयर। पहला लिखा है रेवेन्यू अर्न बाय गवर्नमेंट थ्रू रेलवे फेयर्स आर कमर्शियल रेवेन्यू। सही लिखा है, सही लिखा है, क्योंकि रेलवे फेयर से जो कमा रही है वो बिजनेस है गवर्नमेंट का, तो कमर्शियल रेवेन्यू है। रेवेन्यू अर्न थ्रू स्पेशल असेसमेंट, ये क्या होता है? स्पेशल असेसमेंट होता क्या? गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स की वजह से आसपास के लोगों को बेनिफिट होता है, तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स वसूल लेती है, उनसे टैक्स नहीं, एक तरीके से उनसे पैसे वसूल लेती है, इसी को स्पेशल असेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, आसपास प्रोजेक्ट करा गवर्नमेंट ने जिससे नेबरों को, आसपास लोगों को फायदा हो गया, तो उनसे पैसे वसूलना स्पेशल असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? डायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं है, इनकम टैक्स डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट भी नहीं है क्योंकि जीएसटी होता है, ये भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ये है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, गवर्नमेंट आप पे कंट्रोल रखे हुए है, इसीलिए गवर्नमेंट आपसे पैसे वसूल ली कि हमने ये जो प्रोजेक्ट करा तुम्हें बेनिफिट हुआ, पैसे दो। कमर्शियल भी नहीं है, तो साफ आंसर है सी। नेक्स्ट आ जाओ 15th पे, देखा एफिशिएंसी ऑफ लेबर शोज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लेबर, वेयर एज डिवीजन ऑफ लेबर शोज डैश ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मिलता है? स्पेशलाइजेशन। ए स्पेशलाइजेशन, जब लेबर डिवाइड होते हैं तो एक काम में स्पेशलाइज हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। पूछना है कोई? ये आंसर है। 16th देख लो, लिखा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेप्ट रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग रिलीफ कैंप ड्यूरिंग नेशनल डिजास्टर। कोई नेशनल डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, कुछ आ गया, तो गवर्नमेंट ने लोन लिया हेल्प करने के लिए लोगों की, तो ये प्रोडक्टिव में आएगा कि अनप्रोडक्टिव में आएगा? अनप्रोडक्टिव में आएगा। क्यों अनप्रोडक्टिव? क्योंकि कुछ बना नहीं है जो फ्यूचर इनकम दे, ये तो अभी बस थोड़ी हालात खराब थे तो उसके लिए लिया गया। ठीक है ना, तो बी आंसर अनप्रोडक्टिव। शॉर्ट आंसर पे आ जाओ, ये जो तुम्हें दिक्कत दे रहे हैं, कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये तो आसान था, पहले चैप्टर में आपने देखा था, कैपिटल को डिफाइन करना था। ठीक है, अब इसको और अच्छा बनाने के लिए तुम कैपिटल को भी डिफाइन करते, और जो थोड़ा टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ा था, क्या था उसमें? फिजिकल कैपिटल और रियल, फिर ये सब थोड़ा बहुत था, ये भी डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, पर अगर तुमने कैपिटल अच्छे से डिफाइन करा है कि तुम्हें लग रहा है 2 मार्क्स देगा सामने वाला, तो ठीक है, चल जाएगा। ठीक, सेकेंड में देखो, लिखा है देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कह रहे पॉजिटिव रिलेशन है एंटरप्रेन्योर में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 2 सूटेबल रीजन। सबसे पहले तुम्हें लिखना था कि स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट तो नहीं है ना, बात सही बोली है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, कि दोनों एंटरप्रेन्योर ज्यादा होंगे, इकोनॉमी में ग्रोथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक बात समझ में? अब 2 पॉइंट करके इसको तुम्हें एक्सप्लेन करना था। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जब एंटरप्रेन्योर ज्यादा होते हैं तो मार्केट में क्या बनती है? नौकरियां बढ़ती हैं, और अगर नौकरियां बढ़ेंगी तो इकोनॉमी भी क्या करेगी? ग्रो करेगी। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट बन गया एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको बाकी अब तुम्हें एक्सप्लेन करना था। दूसरा पॉइंट क्या बना सकते हो? इनोवेशन करता है एंटरप्रेन्योर, नई नई टेक्नोलॉजी ला सकता है, नई टेक्निक ला सकता है, नए प्रोडक्ट ला सकता है, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ा सकता है। तो इनोवेशन जब वो करता है तो इससे भी क्या होता है? आउटपुट ज्यादा निकलने लगता है। एक काम होता था जो बहुत स्लो होता था, एंटरप्रेन्योर आया, उसने ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर दी जिससे वो काम तेजी में होने लगा, तो फायदा उसको भी हुआ और किसको हुआ? इकोनॉमी को भी हुआ। तो ये भी डाल सकते थे कि इनोवेशन एंड इंक्रीज्ड आउटपुट। मैं बता के इसको थोड़ा सा तुम्हें एक्सपेंड करना था, बाकी तुमने कुछ और भी पॉइंट अगर लिखे हैं ना जो कनेक्ट करा रहे हैं तब भी चल जाएंगे। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन क्या है? प्राइस बढ़े, सप्लाई भी बढ़ जाए, यही एक्सटेंशन है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना था, लेकिन स्केड्यूल बना सकते थे इसमें तुम। ठीक है, डायग्राम भी दे सकते थे, बाकी अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर तो भी ठीक है। भाई ये बताना था कि ये इसमें सप्लाई बढ़ रही है प्राइस की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से। दूसरी चीज ये बताना था कि इसमें मूवमेंट अलोंग अ सेम सप्लाई कर्व होगा। 2 बातें अगर समझाइए बहुत है। 4th पे आ जाओ। 4th पे देखो तो इन्होंने कॉटन टेक्सटाइल दिया हुआ है और शुगर केन इंडस्ट्री दिया हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर शोन इन अबव इमेजेस। क्या लग रहा है? प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर और वर्टिकल दोनों है। ठीक है, प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना इनके अंदर। ये जो तुम्हारी कॉटन टेक्सटाइल वाली है ये प्रोसेस बेस्ड है, और ये जो शुगर केन इंडस्ट्री है ये भी तुम्हारी प्रोसेस बेस्ड है। तो दोनों में यही लिखना था कि प्रोसेस बेस्ड एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसको एक्सप्लेन भी करना था, लिख के छोड़ना नहीं था। ठीक है, प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर एक्सप्लेन करना था, बाकी ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल में क्या होता है? स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है ना, स्टिचिंग वगैरह होती है। तो ये सब तुम्हारे एक एक प्रोसेस डिवाइडेड रहता है लेबर के पास, वर्टिकल भी है, प्रोसेस भी है। ऐसे शुगर केन में क्या होता है? हार्वेस्टिंग होती है, क्रशिंग वगैरह होती है। ठीक है, और उसको पैक करके बेचा जाता है। तो ये सब भी प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर है, वर्टिकल एंड प्रोसेस। क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं।
लिखा है हाउ वाज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट फ्यूचर ऑब्लिगेशन, ठीक है, फ्यूचर पेमेंट्स, ठीक। अब प्रॉब्लम फॉर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, क्या ये कह रहे क्यों स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम है? बार्टर सिस्टम में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट हो पाता है? नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्या क्यों प्रॉब्लम है? यही बताना था। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है, ठीक है। आज जिस चीज को तुम तौले दे रहे हो, बाद में उसी चीज को तुम उसी चीज में तौलो, ये पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर पेमेंट है ना, अभी के अभी तो बार्टर हो जाएगा। हम कह रहे हैं ये मार्कर ले लो, ठीक है, और ये अपने 4 पेज कॉपी के फाल के दे दो, ये हो सकता है अभी। नहीं, हम कहें नहीं 1 साल बाद देखेंगे, हो सकता है मेरे पास 1 साल बाद ये ना रहे, ठीक है, हो सकता है 1 साल बाद तुम्हें इस चीज की जरूरत ना हो, आज तो तुम्हें जरूरत है, ठीक है। तो ये दिक्कत है। 2 पॉइंट बना सकते थे, ठीक है। एक बना सकते थे कि नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कोई कॉमन मेजर नहीं है, आज बोला बाद में मेरे पास हो ना हो, ठीक है, बाद में उसी चीज किसी और तौल दो। पहला पॉइंट, अंदर फिर एक्सप्लेन करना था। दूसरा पॉइंट, हो सकता है कि जब टाइम आए पेमेंट का, 1 साल बाद 2 साल बाद, हमारे पास ये चीज ही ना अवेलेबल हो जिससे आज हमने डीलिंग करी तुम्हें, ठीक। ये 2 पॉइंट बना सकते थे। सेकंड पे आ जाओ। लिखा है फॉलोइंग इमेजेस शोज टोल्स एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करना था, तो इसमें तुम ऐसे लिख सकते थे कि पहले तो ये बताते ही ये एक नॉन टैक्स है, और नॉन टैक्स के बाद ये किस में आ रहा है? कमर्शियल रेवेन्यू में आ रहा है। उसके बाद कमर्शियल रेवेन्यू एक्सप्लेन कर देना था, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। अच्छा आंसर अगर आपको देना था तो आपको लिखना था नॉन टैक्स में आ रहा है, नॉन टैक्स के अंदर ये कमर्शियल में आ रहा है, और कमर्शियल को एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा, ठीक है, हो जाता कंप्लीट। लिखा है स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। क्या फर्क होता है? एक डिफरेंस बताना है, कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो है जो कमर्शियल बैंक किसके पास रखता है? सेंट्रल बैंक के पास रखता है, थोड़ा सा पोर्शन अपनी डिपॉजिट का। और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या है? जो वो अपने पास रखता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड एसेट के फॉर्म में हो, गोल्ड वगैरह, तो वो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कहते हैं। एक्सप्लेन द टर्म रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत आसान है, ऐसे खर्चे गवर्नमेंट के जो डे टू डे हो, ठीक है, कोई एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट ना डाले, वो तुम्हारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4, व्हाई इज कैपिटल कंसिडर्ड टू बी रिजल्ट ऑफ पास्ट सेविंग? कैपिटल पास्ट सेविंग का रिजल्ट क्यों है? वो सिंपल है, आपने कोई इनकम अपनी पहले खर्च नहीं करी और उसको बचा लिया, ठीक है, तो आपने क्या कर लिया? सेविंग कर लिया, और थोड़ा टाइम भी था, बचाते बचाते आए, फिर आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में रख दिया, वो ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो सेविंग करी वो जाके कहीं इन्वेस्ट हो गई, यही एक्सप्लेन करना था। तो बात तो एकदम सही लिखी है कि रिजल्ट कैपिटल जो होती है वो पास्ट सेविंग का रिजल्ट होती है, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। और मेन इसमें यही बताना था, ठीक है, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं होती, स्टेप असाइड कर दी जाती है सेविंग के तौर पे, और बाद में फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट हो जाती है, और कहीं इन्वेस्ट हुई तो क्या हुआ? कैपिटल बनी। नेक्स्ट देखो, लिखा है व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ न्यू फर्म इन अ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होती है? जहां क्या हो? सिंगल सेलर, ठीक है। तो कह रहे व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ न्यू फर्म, तो न्यू फर्म उसमें एंटर नहीं कर पाती है ना, तो यही तो मोनोपोली का फीचर है, वरना मोनोपोली रहे ना वो। तो इसमें ये लिखा था इट इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट बैरियर टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म, ठीक है, बैरियर होते हैं, नई फर्म नहीं आ पा रही होती है। इन बैरियर की वजह से क्या होता है? कोई कंपटीशन नहीं रह जाता है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, कौन? मोनोपोली वाला, ठीक है, और हायर प्राइसेस चार्ज करता है, महंगा बेचता है, ये सब लिख देते हो जाता, लिख लिया था। नेक्स्ट आ जाओ, 4 लिखा है शॉपकीपर एड्स ब्रिक पाउडर टू चिली पाउडर, ठीक है, एंड ही कलर्स डिफरेंट वेजिटेबल विद हार्मफुल डाइज टू मेक देम लुक ब्राइट एंड फ्रेश। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट एक्सप्रेस्ड इन द अबव स्टेटमेंट। क्या कंसेप्ट बताया है? फूड एडल्ट्रेशन, मिलावट हो रही है, ठीक है। और लिखा है मेंशन द कंज्यूमर राइट व्हिच हैज बीन वायलेटेड। कौन सा राइट वायलेट हुआ है? राइट टू सेफ्टी, फूड एडल्ट्रेशन, और दूसरा इसका रहेगा राइट टू, ठीक है, ठीक है, और डिफाइन भी करना था लेकिन फूड एडल्ट्रेशन को आगे, राइट टू सेफ्टी, और उसको भी डिफाइन थोड़ा सा। चलो ये तुम्हारे कंप्लीट हो गया। शॉर्ट आंसर एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर देख लेते हैं जल्दी से। डिफाइन इन्फ्लेशन, सिंपल है, महंगाई आना, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होना। दूसरा आ जाओ, राइट एनी 3 कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों आ जाता है? वेजेस महंगी हो गई, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, और ऑयल प्राइस हाइक हो गए, और टैक्स गवर्नमेंट ने ज्यादा लगा। ऑयल प्राइस हाइक भी एक इंपॉर्टेंट होता है इसमें। स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 5 मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फायदे बताने इनडायरेक्ट टैक्सेस के, बुक में थे, पढ़े थे कल आपने, स्किप कर दे, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लिखा द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट इंक्रीज इन डिमांड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, तो प्राइस 10 है, अगली बार भी 10 है, डिमांड 5 थी, फिर कितनी हो गई? 7 हो गई, तो इंक्रीज इन डिमांड तो है। प्राइस की वजह से नहीं आया, ये किसकी वजह से आया है? अदर फैक्टर की वजह से आया है। लिखा है गिव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन
बेस्ड ऑन द अबव डेटा। इसका डायग्राम बना दे जरा, ठीक है। इधर हम लोग प्राइस डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है, और प्राइस इन्होंने यहीं पे फिक्स रखा है 10, और इधर हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड, क्या बोला इन्होंने, 5 और 7। स्केड्यूल देख लो अगर, तो एक पॉइंट मेरा यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ मेरा आ रहा है, ए दे दिया इसको ना, बी दे दिया, ठीक है ना, और इसको जब यहाँ से गिराएंगे और इसको यहाँ से गिराएंगे, 2 कर्व दे दो यहाँ पे, ये दे दिया, ये हमारा डी, ये हमारा D1, ये बता के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते इसको, ठीक है ना। तो मतलब देखो प्राइस 10 है, हाँ प्राइस 10 है, डिमांड 5 हो रही है, उसी 10 पे डिमांड कितनी हो गई, 7, इंक्रीज इन डिमांड। बस ये बताना था। एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंक्रीज इन डिमांड। क्या करते हैं, इंक्रीज इन इनकम, सबसे पहला प्राइस के अलावा वाले फैक्टर कर रहे थे, तो पहला हो जाएगा इंक्रीज इन इनकम, और एक्सप्लेन भी करना था। दूसरा दे दोगे, अच्छा इंक्रीज इन इनकम ये भी बताओगे नॉर्मल गुड्स, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ठीक है। दूसरा बताओगे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स के रेट बढ़ते हैं तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। टी के रेट बढ़े, कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज इन। सेकंड पार्ट पे आते हैं, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ कोबरा कंज्यूमर प्रोडक्शन 2019। क्या लिखोगे, स्पेशल कंज्यूमर कोड, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इंक्लूड करे थे, सिंपल और इनएक्सपेंसिव थे, पढ़ा हुआ है पूरा बुक में था ये, ऑल गुड्स और सर्विसेज पे था। नेक्स्ट आ जाते हैं, बी स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 3 रीजन व्हाई कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड बाय रिटेलर और प्रोड्यूसर। क्यों एक्सप्लॉइट होते हैं, इलिटरेसी, कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, प्रोड्यूसर उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन बेच देते हैं, ठीक है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन लिखा है हमने, लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस है, इलिटरेसी है, लिमिटेड कंपटीशन होगा तब भी होता है, ठीक है, आसान था ये। 7 पे आ जाते हैं, लिखा है आरबीआई लेटेस्ट डीमोनेटाइजेशन मेजर वाज डिक्लेयर्ड, डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी है ना, व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन, एक्सप्लेन करना था। लीगल टेंडर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि अब नहीं चलेगा, ठीक है, इनवैलिड डिक्लेयर कर दे, डीमोनेटाइजेशन। स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, मकसद बताने थे, क्या मकसद थे डीमोनेटाइजेशन के, ब्लैक मनी कर्ब करना, ब्लैक मनी काउंटर करना, खत्म करना, ठीक है, फेक करेंसी को काउंटर करना, फेक करेंसी ना हो, हटिए, ठीक है, टेररिज्म की फंडिंग को रोकना, ठीक है, इनकम टैक्स इंक्रीज करवाना गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स रेवेन्यू, ये भी रीजन हो सकता है। जब वो मनी को जो है बंद करती है ना, तो लोगों की इनकम सामने आ जाती है, बैंक में जाके बदलते हैं लोग, इससे वो टैक्स अपना बढ़ा सकती है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करवा सकती है। देखो एक फोटो बनी है, इसमें मैकडॉनल्ड्स वगैरह है ना, और आपकी कुछ कंपनियां हैं जो कि सेम टाइप की कंपनियां, सबवे, मैकडॉनल्ड वगैरह वगैरह। क्या है, कौन सा मार्केट कॉम्पिटिशन है, लिखा आइडेंटिफाई एंड डिफाइन मार्केट स्ट्रक्चर डिपिक्टेड इन द अबव इमेज। देखो मोनोपोली तो नहीं है, सिंगल सेलर नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है, मोनोपोलिस्टिक है। एग्जाम्पल बुक में था, रेनॉल्ड्स पेन टाइप था, तो ये भी तो सेम ही टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। बहुत सी फर्म्स है लेकिन सबका टेस्ट अलग होता है, ठीक, तो मोनोपोलिस्टिक, और उसको एक्सप्लेन कर देना, डिफाइन कर देना था, सिंपल था, पढ़ा हुआ बुक में था। बी पे आ जाते हैं, गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। बहुत आसान था, देखो हम 3 बेसिस बता दे रहे हैं। पहला बेस बन सकता था नंबर ऑफ फर्म्स, परफेक्ट में बहुत होती है, ओलिगोपोली में फ्यू बिग फर्म्स होती है। दूसरा, इनका प्रोडक्ट ओलिगोपोली वाले का डिफरेंशिएटेड होता है थोड़ा, ठीक है, लेकिन इनका तो होमोजीनियस होता है, किसका, ठीक है, परफेक्ट का एकदम होमोजीनियस है, लेकिन ओलिगोपोली का थोड़ा बहुत अलग अलग रहता है। बैरियर टू एंट्री, परफेक्ट में कोई बैरियर नहीं है, ओलिगोपोली में बैरियर है, तभी तो फ्यू बिग फर्म्स है, लार्ज कैपिटल चाहिए होती है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द टर्म सप्लाई, सिंपल है, बुक में है। बी पे आ जाओ, गिव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। देखो कैसे करना था, क्या बताया था, सप्लाई का कैसा होता है थोड़ा, ठीक है, अगर प्राइस यहाँ है तो पॉइंट देखो यहाँ पढ़ के मान लो यहाँ गिर रहा है, प्राइस बढ़ गए मान लेते हैं, प्राइस यहाँ बढ़ के आ गए, पहले यहाँ थे P1 पे आ गए, डिमांड पहले Q पे थी, Q1 पे आ गए, यहाँ प्राइस दिखाया हुआ है, यहाँ क्वांटिटी सप्लाई दिखाई हुई है। तो देखो तो इसमें जो गैप है वो छोटा है, और इसके अंदर जो गैप है वो क्या है, बड़ा है। यही होती है तुम्हारी क्या, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। प्राइस में कम बदलाव आया, सप्लाई में ज्यादा बदलाव आ गया, प्राइस थोड़े से बढ़े, सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, ES इज ग्रेटर देन 1। बाकी इसके एक्सप्लेनेशन थे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था इसको,
कि इधर ये दिखाया हमने प्राइस, इधर क्वांटिटी वगैरह वगैरह जो बताया हुआ था पूरा वैसे एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, सिंपल है, पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिवन बाय द कमर्शियल बैंक। क्या होती है? पैसे नहीं है, पेमेंट वगैरह हो गया, नेगेटिव में बैलेंस चला गया बैंक का, नॉर्मली किसको, यूजुअली किसको दी जाती है? करंट अकाउंट होल्डर्स को। बी पे आ जाते हैं। स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। सिंपल है, डिमांड डिपॉजिट में करंट डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। तो क्या डिफरेंस लिखोगे? देखो सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट में लिख दोगे कि इंटरेस्ट तो नहीं दिया जाता है ना। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या लिखोगे? हाई इंटरेस्ट दिया जाता है इसके अंदर। डिमांड डिपॉजिट में जब चाहो पैसे निकाल लो, फिक्स्ड डिपॉजिट में जब चाहो तब नहीं निकाल लो, टाइम पूरा होगा तभी मिलेंगे। ठीक है। और एक और पॉइंट, डिमांड डिपॉजिट में ओवरड्राफ्ट चेक्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में चेक्स फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। ठीक। सेकंड पे आ जाओ। एक्सप्लेन एनी 5 डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर गुड्स। डिमांड के 5 फैक्टर बताने, डिमांड चैप्टर में थे। क्या क्या था? प्राइस और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, हाँ टैक्स एंड सब्सिडी, बुक में थे आपके। 10th वाले पे आ जाओ। क्वेश्चन 10 पे जल्दी से। व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द लोअर एफिशिएंसी ऑफ इंडिया लेबर इन इंडिया एज कंपेयर्ड टू द डेवलप्ड नेशन। इंडियन लेबर लेस एफिशिएंट क्यों होते हैं? था बुक में? था। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और अनएजुकेटेड, इनकॉन्जीनियल एनवायरमेंट, अनएजुकेटेड, लो वेजेस, माइग्रेटरी कैरेक्टर होता है, गांव से आ जाते हैं, रूरल से अर्बन में आ जाते हैं। लिख लिया सही से? ठीक है ना। तो 5 लिखने थे, बुक में थे आपके, पूरे पूरे थे। सेकंड पे आ जाओ। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो सेंट्रल बैंक के ऊपर इन्होंने एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। ठीक है। और पहला क्वेश्चन पूछा है, आरबीआई प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल डिवाइस फॉर सेटलिंग इंटर बैंक क्लेम्स। मतलब क्या होता है? जो सेंट्रल बैंक है, ये जो कमर्शियल बैंक्स के आपस के क्लेम्स होते हैं उनको सेटल करने में हेल्प करता है। तो करता है कि नहीं करता है? करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। उसी को एक्सप्लेन करना। जस्टिफाई द स्टेटमेंट है, पहले लिखना था कि ये ट्रू है और फिर क्लियरिंग हाउस फंक्शन को एक्सप्लेन कर देना था। ठीक है। और कैसे एक्सप्लेन करना था? सिर्फ ऐसे ही नहीं करना था, बताना था कि बैंकों का सीआरआर होता है किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। उसी के थ्रू उनकी जो क्लेम्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। ठीक। नीचे आ जाओ। व्हाई इज सेंट्रल बैंक कॉल्ड एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्या होता है? कोई कमर्शियल बैंक डूब रहा है तो उसकी हेल्प कौन करता है? सेंट्रल बैंक उसको लोन देता है और हेल्प करता है। तो ये एक्सप्लेन कर देना था बस। तो इसलिए वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बन जाता है। व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ग्रांट्स लोन टू कमर्शियल बैंक। अगर इस रेट को बढ़ा देगा, ठीक है, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है। ये एक्सप्लेन करना था इसके अंदर।